कैसे हो आप सब लोग। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है व्यापार, आयात और निर्यात। उसके ऊपर हमने कल वीडियो बनाई थी। आज जो हम बात करेंगे भारत की जो आर्थिक नीति है, उसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम अ, बात करेंगे थोड़ा बहुत जो एफडीआई के ऊपर है। अब बात करते हैं कि आर्थिक नीति का मतलब क्या होता है। आर्थिक नीति किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी कैसे होती है? अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत के अंदर एक 1990-91 के अंदर आर्थिक संकट आ गया था। आर्थिक संकट क्या आया था कि भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत कम रह गया था। उसकी जो आप ये कह सकते हो कि मात्रा थी वो 15 दिनों की रह गई थी, कि 15 दिनों के अंदर जितना आयात के बराबर आयात होता है केवल उतना ही विदेशी मुद्रा भंडार रह गया था। और जो मुद्रास्फीति की दर है वो 17% से ऊपर चली गई थी। या आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि उस समय पे भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। और किसी भी देश के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। चुनौती क्यों होती है? क्योंकि कोई भी देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। उसको अपने देश के अंदर व्यापार करने के लिए या अपने देश के अंदर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विदेशी व्यापार करना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं। और इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी व्यापार होता है वो विदेशी मुद्रा के अंदर के अंतर्गत ही होता है। और पूरे विश्व के अंदर जो मानी गई मुद्रा है वो है डॉलर। और भारत के पास अगर मान लो कि देने के लिए डॉलर ही नहीं होंगे तो उस अवस्था में क्या होगा? उस अवस्था में भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा जाएगी। उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पिछले साल श्रीलंका के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। उसके पीछे रीज़न एक यही था कि उनका आयात बहुत ज़्यादा था, निर्यात बहुत कम था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों के पास आयात करने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। तो सेम स्थिति यहाँ पर भी आ गई थी भारत के अंदर। तो उस चीज़ से बचने के लिए सन 1991 के अंदर एक आर्थिक नीति लाई गई थी, जिसके जो मुख्य उद्देश्य क्या थे कि पहला तो था कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। क्योंकि जब तक औद्योगिक क्षेत्र के अंदर प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ेगी तब तक कोई भी देश सबल नहीं हो सकता। और प्रतिस्पर्धा जब बढ़ेगी तो उस कंडीशन में एक हेल्दी कंपटीशन के द्वारा बहुत ज़्यादा उस देश को आर्थिक रूप से लाभ भी होगा। अगर प्रतिस्पर्धा होगी तो उससे लोगों को है चीज़ें सस्ते दामों के ऊपर होगी। दूसरा क्या होता है? विदेश निवेश को प्रोत्साहन देना। ये विदेश निवेश का मतलब क्या होता है कि हम अपने देश के अंदर दूसरे देशों को आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित क्या करते हैं कि आप लोग आइए और हमारे यहाँ पर पैसा लगाइए, जिससे कि आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। इसका एक उदाहरण है कि जो अलग अलग देशों से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मंत्री अलग अलग देश में जाते हैं। जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जाते रहते हैं। वो देशों के साथ संबंध अच्छे बना के आते हैं, उन लोगों को आमंत्रित करके आते हैं कि आप आइए और हमारे देश के अंदर निवेश कीजिए। एक इसका दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे पहले हीरो होंडा होती थी। हीरो इंडियन कंपनी है, होंडा विदेशी कंपनी है। उसी तरह से मारुति सुजुकी है, वो बाहर की कंपनी है। वो क्या करते हैं? वो अपने देश के अंदर निवेश करते हैं, उस निवेश का फ़ायदा हमारे देश के लोगों को होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं? विदेश निवेश को प्रोत्साहन मिलता है इसमें। तीसरी चीज़ क्या है? लाइसेंसी राज को समाप्त करना। लाइसेंसी राज का मतलब क्या होता है कि इसमें अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, मान लो कि आप लोगों को कोई भी बस चलानी है। मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र है यहाँ पर एक जो ये सार्वजनिक क्षेत्र में मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा के अंदर जब मैं राज्य परिवहन की बात करता हूँ तो उस कंडीशन में आज के टाइम पर दो वो चल रही हैं, परिवहन चल रहे हैं। एक आपका निजी और एक है आपका सहकारी, सरकारी जिसको आप लोग बोलते हो। मगर सरकारी के अंदर भी एक जो आपको रेड लाइन वाली कोई भी बस दिखती है
वो आपकी परमिट सिस्टम के अंदर चलती है, किलोमीटर स्कीम के अंदर चलती है। तो क्या हो गया कि उसमें किसी भी एक क्षेत्र के ऊपर कोई भी आधिपत्य नहीं रहा, तो उस चीज़ को समाप्त करना इसका मेन था, क्योंकि वहाँ से हमें क्या मिले, राजस्व मिले। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र में भूमिका सीमित करना, ये सबसे मेन है सरकार का। वो क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र है जिसमें हम एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें हम बैंकिंग की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, और आपकी रेलवे की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकार की भागीदारी है, उसको कम करना इस जो आर्थिक नीति है उसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और इसमें जो मेन सुधार हुए हैं, पहला है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, जिसमें क्या है, जिसमें नियमों को ढील दी गई। और नियमों को ढील देने का फायदा क्या हुआ, उससे बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर फायदा उठाया है। निजी क्षेत्र में बहुत सारे लोग आ गए हैं। सरकार ने क्या किया है, उदारीकरण से जो बाहर के लोग हैं, मतलब विदेशों के लोग हैं, वो यहाँ आकर क्या करते हैं, निवेश करते हैं। दूसरा है निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता है, निजीकरण का मतलब हो गया कि कोई भी एक संपत्ति है वह एक व्यक्ति के अधीन होती है, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण होना। उदाहरण के लिए प्राइवेट बसें चल रही है, आपकी प्राइवेट दुकानें चल रही हैं, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका निजीकरण की तरफ बढ़ रही हैं, तो वो चीज़ें निजीकरण के अंदर आती है, जिसको हम। और तीसरा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि इसमें पूरे विश्व को एक गांव की तरह मानना, कि जी हम क्या करते हैं, पूरा विश्व है, विश्व के अंदर जितने भी देश हैं वो आपका एक ही है, हम कहीं पर भी जाकर अपना कार्य कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण, एकीकरण। और इनको शॉर्ट में बोलते हैं एल, पी और जी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें आर्थिक जो आपकी आर्थिक नीति है उसके अंदर मुख्य रूप से उस समय पर समावेशित की गई थी, जिसका लाभ मिला था। उसके बाद एक उदाहरण है, यह नीति भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बनाती है, जो एलपीजी की है। ये क्या था, श्री मनमोहन सिंह जी तत्कालिक जो वित्त मंत्री थे, उनकी स्टेटमेंट थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण से का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि इसमें सरकार अपने जो नियंत्रण है उसको काफ़ी सीमित कर लेती है या कम कर लेती है, जैसे लाइसेंस देना, आयात निर्यात के ऊपर प्रतिबंध हटाना। ये इसके मेन उद्देश्य होते हैं, ताकि क्या, उसके ताकि जो बाहर वाले लोग हैं या जो निजी क्षेत्र के लोग हैं जो काफ़ी संपन्न है, वो उस चीज़ में अपना पैसा लगा सकें। तो उसमें क्या है, जिसके प्रमुख उपाय किए गए थे, पहला है औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त करना। 18 उद्योग हैं जिसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकॉम इत्यादि है, वहाँ पर लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। ये बोला गया कि आप लोग जो भी संपन्न हैं वो इन क्षेत्रों के अंदर अपने निजी उद्योग लगा सकते हो, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। केवल जो 18 क्षेत्र हैं, जैसे कि हम रक्षा, परमाणु या रेलवे, इनके अंदर मुख्य रूप से ये चीज़ें अनिवार्य हो गई थी, लाइसेंस लेके आप लोग उनको उद्योग लगाने के लिए आपको लाइसेंस करना होगा। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आरक्षण समाप्त करना। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या है कि सरकार का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या था, आधिपत्य था। तो इसमें क्या किया गया, जो 17 क्षेत्र हैं उनके ऊपर से ये प्रतिबंध हटाया गया, और अब केवल 3, रेल, परमाणु और खनन, इसमें सरकार का कंट्रोल है। बाकी क्या हुआ, बाकी वो आपका निजी या सामुदायिक क्षेत्र के अंदर दे दिए गए। ठीक है, आज के टाइम पे तो जो रेल है, रेल में भी आपका निजी क्षेत्र आने लग रहा है। शायद कोई एक ट्रेन है वो चल रही है जो कि एक निजी व्यक्ति के अंदर आती है, और बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन है जिसका रख रखाव एक व्यक्ति करता है। तो ये भी एक इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को बोलते हैं, उसमें ढील देना। इसमें क्या है कि इसमें जो
कोई भी अगर विदेशी भारत के अंदर निवेश करता है तो उसमें उसके लिए कुछ एक लिमिटेशंस होती थी। पहले ये 50% से कम होती थी, परंतु अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आकर निवेश करता है तो वो 51% तक की उसमें अनुमति दे दी गई। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा उसमें एक चीज की गई, उसमें एक चीज कहेगी जो भी लाभ होगा वो अपने साथ ले जा सकते हो। तो वो हो गया एफडीआई के अंदर ढील देना। ठीक है। उसके बाद व्यापार नीति। व्यापार नीति का मतलब क्या होता है कि सरकार क्या करती है कि कुछ एक चीजों के अंदर आयात शुल्क बढ़ा देती है, कुछ एक चीजों को में घटा देती है। तो उसमें क्या हुआ, आयात शुल्क जो पहले 300% था उसको घटाकर 50% कर दिया गया। जिससे क्या हुआ, जिससे जो दूसरे देश हैं वो लगातार आयात हमारे पास करने लग गए, निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया। तो उस कंडीशन में व्यापार नीति के अंदर भी काफी कुछ चीजों के अंदर परिवर्तन आए। वित्तीय क्षेत्र जो राष्ट्रीयकरण है बैंकों का वो समाप्त किया गया, ब्याज दरें मुक्त किया गया, मतलब ब्याज दरों को घटाया गया। बैंकों में राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ कि पहले जितने भी जो बैंक होते थे वो होते थे सार्वजनिक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे सरकारी बैंक हैं। परंतु जब ये चीजें आई 1991 के बाद वहां पर निजी बैंक भी आ गए, जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक जिस कौन नहीं जानता, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे के सारे बैंक क्या हो गए, ये निजी क्षेत्र के अंदर आ गए। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों तक जो बैंकों की है वो पहुंच बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है। इसका प्रभाव क्या हुआ कि औद्योगिक उत्पादन के अंदर 8% की जो वार्षिक वृद्धि है वो दर्ज की गई और निजी निवेश है वो भी बढ़ा है। तो ये इस चीज का है लिबरलाइजेशन का। दूसरी हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था में एकीकरण, जिसमें व्यापार और निवेश के माध्यम से चीजों को बढ़ावा देना है। इसका जो प्रमुख उपाय क्या है, जो पहला है व्यापार उदारीकरण। पहला क्या है, कोटा सिस्टम समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सदस्यता ली गई 1995 के अंदर। क्योंकि उसमें क्या हुआ कि जो भी वैश्विक व्यापार होगा उसको एक जो संस्था है वो कंट्रोल करती है, उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसकी सदस्यता को प्राप्त किया गया। उसके बाद उसमें उदारीकरण ये हुआ, हम एक कोटा सिस्टम में चलते थे, उस चीज को समाप्त किया गया। उसके बाद है विदेशी व्यापार, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दिया गया। इसको हम क्या बोलते हैं कि जी विदेशी लोगों का सहयोग लिया गया। ठीक है। मान लो कि आप लोग शेयर मार्केट में अगर काम करते हो तो उस कंडीशन में जो आपके बड़े बड़े फंड हाउस हैं, ठीक है, फंड हाउसों को देश के अंदर बुलाया गया, भाई वो आप लोग हैं हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। और वो आज भी कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग एफआईआई का नाम सुनते हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं उसको। 2023 तक अगर हम एफडीआई की बात करते हैं, लगभग $80 बिलियन वार्षिक ये विदेशी निवेश हुआ है। उसके बाद है मुद्रा परिवर्तनीयता। इसमें मतलब क्या होता है, पूंजी खाता जो परिवर्तन होता है उसकी दिशा में कदम उठाया गया कि जो उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं या उसके ऊपर जो एक्सचेंज रेट लगता है उसको देखा गया। उसके बाद सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, आईटी जो आपकी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद बीपीओ जो आपका है उसमें वैश्विक एकीकरण, बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वैश्विक एकीकरण किया गया। और इसके लिए दो जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि बेंगलोर और हैदराबाद की बात करते हैं, ये सेवा क्षेत्र के रूप में एक हब के रूप में बढ़ के आए हैं। उसके बाद चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं, आयात बढ़ने से व्यापार के अंदर घाटा बढ़ता चला गया। ठीक है। क्योंकि आयात ज्यादा होता है, निर्यात कम होता है, तो उससे जो आपका व्यापार घाटा है वो बढ़ता गया। दूसरा है जो यहाँ पर जो सांस्कृतिक प्रभाव है उसके ऊपर भी इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट को देखा गया। तो अगर सारी चीजें हम बोलते हैं ना पाश्चात्य है पाश्चात्य है, भाई पश्चिमी सभ्यता, जब पश्चिमी सभ्यता आएगी तो उससे इंडियन जो सभ्यता है उसके अंदर समस्या आएगी ही आएगी। ठीक है। तो उस कंडीशन में जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो हमें देखने को मिले हैं।
प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 1991 में जो निर्यात था 18 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में $450 बिलियन तक पहुंच गया है। तो ये बहुत ज़्यादा सुधार हमें देखने को मिला है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। उसके बाद हम बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसका प्रभाव क्या हुआ है, सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक वृद्धि, जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दर है वो 3.5% से बढ़कर 7 से 8% हो गया है। दूसरा, जो सेवा क्षेत्र है उसमें लगभग 10 करोड़ नौकरियों का नया सृजन हुआ है, कि जो भी लोग, यानी कि जो भी फैक्ट्री लगती हैं, जो भी नए उद्योग पनपते हैं इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर नए नए जो रोजगारों का है वो सृजन हुआ है। जो आपकी प्रौद्योगिकी है उसमें विदेश कंपनियों से तकनीकी प्राप्त हुई है, जिससे कि भारत के अंदर कंपनियों का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। और गरीबी में कमी है, 1991 में जो गरीबी 45% थी वो घटकर 2023 में 21% रह गई है। ठीक है, तो ये इसके आपके एलपीजी के क्या है, एक परिणाम है सकारात्मक। वो जब सकारात्मक है तो सीधी सी बात है नकारात्मक प्रभाव भी हम उसके देख लेते हैं, क्योंकि जब हम सिक्के के दूसरा पहलू भी देखेंगे, पहली बात क्या है कि जो इसके अंदर जो अमीरी और गरीबी की है वो डिफरेंस है वो बढ़ता गया है। एक गिनी कोफिशिएंट की बात करते हैं वो 0.35 के आसपास आ गया है। कृषि उपेक्षा, जो 60% आबादी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके अंदर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कृषि के ऊपर आधारित है। तो अगर एलपीजी आती है तो उस कंडीशन में, या एलपीजी के जो प्रभाव क्या हुआ है, तो कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, बिहार की बात करता हूँ, तो इन क्षेत्रों के अंदर जो आपके काफ़ी पिछड़े हुए राज्य हैं उनके अंदर कृषि के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। उसके बाद जो पर्यावरण की क्षति है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि औद्योगिकीकरण की वजह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक हमारे देखने को मिलेगा। अब हम एक तुलनात्मक तालिका की स्टडी करते हैं। 1991 से पहले जो जीडीपी है वो 3 से 4% थी, वो बढ़कर 1991 के बाद 6 से 8% हो गई। विदेशी निवेश है, पहले वो न्यूनतम होता था, परंतु अब $600 बिलियन कम्युलेटिव वो हो गया है। बेरोजगारी वो बहुत ज़्यादा थी, लाइसेंस राज था, और सेवा क्षेत्र में क्या हुई है वो अब काफ़ी कमी हुई है। अब हम बात करते हैं चुनौतियां और भविष्य की दिशा। जो सबसे मेन इसमें चुनौतियां हैं कि इसमें रोजगार का असंतुलन आता है। औद्योगिक वृद्धि के बावजूद भी उद्योग बहुत ज़्यादा आ गए। हम एक चीज़ कहते हैं, अगर देश को विकसित करना है विकासशील से, तो उस कंडीशन में उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। परंतु उद्योग आ गए फिर भी बेरोजगारी है वो 7% बढ़ गई है। दूसरा क्या है, अक्षेत्रीय असमानता आ गई। अक्षेत्रीय असमानता का मतलब क्या हुआ भाई, एक हम दक्षिण भारत बोलते हैं, एक उत्तर भारत बोलते हैं, कि दोनों में जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल अलग अलग है। इवन आप अगर हरियाणा की बात करते हो तो हरियाणा में जो एनसीआर का रीजन है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, और एनसीआर में भी स्पेशली जो दिल्ली के आसपास है, मान लो हम गुड़गांव की बात करते हैं, फरीदाबाद की बात करते हैं, और आपका इधर बहादुरगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। परंतु जो दूसरे क्षेत्र हैं, हम जो इंटीरियर पार्ट में पढ़ते हैं, हिसार है, सिरसा है, या जींद का जो एनसीआर के अंदर आता है, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है। वैश्विक संकट कोविड-19 आया था, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और यूक्रेन युद्ध का प्रभाव। और आज के समय पर जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो उसमें जो आज के समय पर जो ईरान, इराक, इसराइल का युद्ध चला हुआ है, वो भी एक, या यूएसए का युद्ध चला हुआ है, वो भी एक वैश्विक संकट के अंदर आता है। नीतिगत सुधार में श्रम कानून है, उसके अंदर सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और भूमि अधिग्रहण के अंदर भी ढील देनी होगी, तभी जाके हम विकास दे सकते हैं। भविष्य की दिशा क्या कहती है कि आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया और पीएलआई की योजना है, ये चली हुई है, जिससे कि भारत को बहुत ज़्यादा बल मिलेगा इन चीज़ों के अंदर। और डिजिटल वैश्वीकरण, डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं कि आज के टाइम पर सारी चीज़ें क्या है, डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, डिजिटल की तरफ जा रही है। चाहे हम पेमेंट की बात करते हैं या किसी और चीज़ की बात करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग वीडियो और नोट्स के लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरा ये यूट्यूब चैनल का लिंक है, तो आप लोगों को
ये नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके इसकी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी जो इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेशन है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।